हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। और देखिए, आज हम केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी और आप कह सकते हो रेडियो धर्मिता। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी जो टर्म है या फिर हमें जिसे कहते हैं रेडियो धर्मिता, इसका क्या मतलब है, क्या ये वर्ड सजेस्ट करता है हमें, तो इसके लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहले आप स्लाइड देखिएगा, ये दिख रहा है आपको रेडियो एक्टिव। ये एक सब्सटेंस है जो रेडियो एक्टिव है, मतलब आप ये कहेंगे कि ये एक यौगिक है जो रेडियो धर्मी है। पर आप समझेंगे कि कोई सब्सटेंस अगर मैं आपको दे दूं और पूछूं कि बताओ ये सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है या नहीं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो गिवन सब्सटेंस है वो रेडियो एक्टिव है या नहीं। ठीक है, फिर कोई आपसे पूछ ले कि ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को शो करता है या नहीं करता कोई भी सब्सटेंस, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, जो रेडियो एक्टिविटी होती है, इससे पहले आपने डेली लाइफ में एक एग्जांपल देखा होगा कि जो हमारे पास लाइट बल्ब होते हैं, ठीक है, बल्ब से क्या होती है, रेडिएशंस निकलती है, मतलब आप कह दो एनर्जी निकलती है, और उसकी वजह से क्या होता है, चारों ओर प्रकाश फैलता है, चारों ओर रोशनी रहती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ए लाइट बल्ब हैज द एबिलिटी टू एमिट लाइट। मैं ये कहूंगी कि जो लाइट बल्ब है, ठीक है, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होता है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो क्या एमिट करता है, लाइट एमिट करता है। लाइट एमिट करने का मतलब क्या, लाइट छोड़ता है, उसमें से लाइट निकलती है, प्रकाश निकलता है, लाइट एमिट करता है। और लाइट बल्ब ब्राइटनेस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ वोट। अब जो लाइट बल्ब जो है, आपने देखा होगा जब बल्ब लेकर के आते हैं तो कहते हैं 0 वोट का बल्ब है, ठीक है, इतने वोट का बल्ब है। तो जो ये लाइट जो है हमारे अंदर, जो ब्राइटनेस है किसी भी बल्ब की, कि वो कितनी लाइट दे रहा है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, उसको हम वाट में मेजर करते हैं। वैसे अगर हम बोलें कि जो वाट होता है, ठीक है, आपके पास ये है वोट, ये जो वोट होता है किसकी इकाई होती है, ये पावर की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, ये पावर की यूनिट होती है वोट। तो मैंने आपको कहा कि मान लो इलेक्ट्रिक बल्ब तो हम डेली देखते हैं हमारी डेली की लाइफ, डेली एक्टिविटी में, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है उससे चारों ओर जो लाइट एमिट होती है, ये जो चारों ओर लाइट निकल रही है, लाइट एमिट हो रही है, ये कितनी लाइट एमिट हुई, कितनी नहीं हुई, मीन्स जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी ब्राइटनेस कैसी है, कम है या ज्यादा है, उसको हम मेजर करते हैं किसके अंदर, वोट के अंदर मेजर करते हैं। और वोट क्या होती है, ये एसआई यूनिट होती है किसकी, पावर की। ठीक है, ये आप कह सकते हो। लेकिन अगर यहां पर मैं आपको बात करूं किसकी, रेडियो एक्टिव की, तो क्या होता है, सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में से रेडिएशंस निकल रही हैं, बहुत सारी रेडिएशंस क्या हो रही हैं, मतलब जो लाइट है वो एमिट हो रही है इलेक्ट्रिक बल्ब से। इसी तरह से मान लो कि मैं एक चट्टान का टुकड़ा ले लूं, ठीक है, एक रॉक ले लूं, एक चट्टान का टुकड़ा ले लूं, तो उसमें से क्या होती है, रेडिएशंस निकलती है। क्या निकलती है, रेडिएशंस। अब आप कहोगे रॉक में से रेडिएशन कैसे निकलती है, देखिए उसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो हुआ क्या कि बल्ब से तो निकली जो रेडिएशन एमिट हुई, हमने कहा लाइट, इसी तरह से जो रॉक मटेरियल्स होते हैं, मतलब कि आप ऐसे एलिमेंट्स ले लें, ठीक है, ऐसे तत्व ले लें जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 83 से ज्यादा हो, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर मतलब जिनकी परमाणु संख्या 83 से ज्यादा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो ना रेडियोधर्मी तत्व है। क्या है वो, रेडियोधर्मी तत्व। अब हम उन्हें कहेंगे क्यों कि वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, उसके पीछे का भी रीजन हम समझेंगे। पहले आप देखिए कि अगर आपने कोई भी रॉक लिया और वो एमिट कर रही है रेडिएशन, तो हम उस रॉक को बोलेंगे क्या कि वो क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो रेडियोधर्मी यौगिक है। ठीक है, समझ में आई बात। मतलब कोई भी आपने जो रॉक ली उसमें से अगर रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, रेडिएशन अलग अलग टाइप की हो सकती है, वो हम फिर देखेंगे। अब देखिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या निकलता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब तो एमिट करता है लाइट, सिमिलरली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो इमिट करता है क्या, रेडिएशन। R फॉर रेडियो एक्टिव, R फॉर रेडिएशंस, ठीक है, और आप कह दो विकरणे, एंड दिस एबिलिटी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और कोई भी सब्सटेंस कितनी जो लाइट जो कितनी वो लाइट रेडिएट कर पा रहा है, मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितनी रेडिएशन एमिट कर रहा है, कितनी विकरणे उससे बाहर जा रही है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, रेडियोधर्मिता बोलते हैं। मीन्स क्या, दिस एबिलिटी ऑफ एमिटिंग रेडिएशन। जैसे मैंने आपको कहा, बात सुनना ध्यान से, मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक बल्ब से क्या निकली, लाइट निकली। सिमिलरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है। फिर हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब था, ठीक है, उसमें से जो लाइट एमिट हुई उसकी ब्राइटनेस कितनी है, उसको हमने किससे मेजर किया, पावर से।
इसी तरह से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हम कह रहे हैं वो क्या निकालता है, रेडिएशन एमिट करता है। तो कितनी रेडिएशन एमिट की अगर हमें वो मेजर करनी है, वो देखनी है, मतलब एबिलिटी ऑफ एमिटिंग रेडिएशन को हमें देखना है, तो उसकी यूनिट होती है क्या, बेकरल, बी क्यू से लिखते हैं जिसको, ठीक है। और क्या होती है ये होती है बेकरल। आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है पेपर में कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है, तो वो होता है बेकरल। हो सकता है आपको कंप्लीट लिखा मिले या फिर आपको यूं लिखा मिल जाए क्या, बी क्यू, इसका मतलब भी क्या होता है, बेकरल। समझ में आई बात। तो देखिएगा आपको इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहले आप इस डायग्राम को देखिए, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक बल्ब से क्या हो रहा है, लाइट एमिट हो रही है। ये देखिए इस तरह से ये लाइट एमिट हो रही है, लाइट निकल रही है, ठीक है। ये जो है ये खड़े होकर के इस लाइट को देख रहे हैं। अब ये लाइट बल्ब क्या करता है, हमेशा लाइट बल्ब की क्या कैपेसिटी है कि वो लाइट को एमिट करेगा। अब वो जो लाइट है वो कितनी ब्राइट होगी, वो किस पर, उसको हम किस में मेजर करेंगे, वाट में। वाट को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। लेकिन मैंने आपको कहा कि मान लो आपने एक रोक ले ली यहां पर, ठीक है। क्या ले लिया आपने, एक रोक ले ली, चट्टान ले ली, उसमें से निकलेगी क्या, वो रेडियो, उसमें से निकलेंगी रेडिएशंस। क्या निकलेंगी, उसमें से रेडिएशन निकलेंगी, ठीक है। और ये जो रेडिएशन निकलेगी, ठीक है, कितनी रेडिएशन निकलेगी इसकी यूनिट क्या होती है। जैसे लाइट को हमने मेजर किया किस में, वाट में, इसी तरह से रेडियो एक्टिविटी को किस में मेजर करेंगे, बेकरल में, बी क्यू में। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, बी क्यू बेकरल होगी। और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो रेडिएशंस को एमिट करे। समझ आई बात। तो ये था आपके पास कि लाइट, और मैंने आपको लाइट से जोड़ करके इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया। तो एक बार आप फिर से देखिए कि आपने क्या पढ़ लिया। देखो दो चीजें हैं आपके पास, एक है आपके पास लाइट, ठीक है, और एक आपके पास रेडिएशन। क्या है आपके पास, रेडिएशन। देखो बस कॉन्सेप्ट बना लो, चीजों को ध्यान से समझ लो। इधर देखिएगा क्या कह रहा है, एक है आपके पास लाइट और एक है आपके पास रेडिएशन। मैंने कहा इलेक्ट्रिक बल्ब में से जो एमिट होती है वो क्या, लाइट। यस, क्या कहेंगे, जो आपके पास विद्युत बल्ब होता है उसमें से प्रकाश निकलता है, बिल्कुल सही बात। सिमिलरली ऐसे मटेरियल, ठीक है, ऐसे मटेरियल जो क्या रिलीज करते हो, क्या एमिट करते हो, रेडिएशन एमिट करते हो। क्या एमिट करते हो, जिनमें से रेडिएशन निकलती हो, किरणें निकलती हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियोधर्मी तत्व, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और आप क्या कहेंगे, रेडियोधर्मी तत्व। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें से लाइट एमिट होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, और ऐसा मटेरियल जिसमें से रेडिएशन एमिट हो, जिसमें से किरणें निकले, उसे कहा जाता है रेडियोधर्मी तत्व। ठीक है, अब देखिएगा इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट एमिट हुई ये कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, मतलब इसकी ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वोट, ठीक है, जिसको हम कहेंगे W। और जो रेडियो एक्टिविटी होती है इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो इकाई होती है रेडियो एक्टिविटी की, वो क्या होती है, वो होती है आपके पास बेकरल, जिसे आप क्या लिख देते हैं, BQ। समझ में आई बात। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ऐसे सब्सटेंस जो रेडिएशंस को एमिट करें, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, बेकरल। और जो लाइट एमिट करें उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। और लाइट की यूनिट क्या होती है, वो जो पावर है, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। समझ में आई बात। ये तो बात थी आपके पास बेसिक, जिसको हमने लाइट से कनेक्ट करके सीखा। अब देखिए आप नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या कहता है, देखिए यहां आइएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है, मैंने आपको कह तो दिया क्या कि कोई भी सब्सटेंस है ना जो रेडिएशन को एमिट करेगा ना, उसे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिविटी कहेंगे, रेडियो धर्मिता कहेंगे। पर कोई भी सब्सटेंस रेडियो एक्टिव कब होगा, मतलब हम कैसे कहें, आपको कोई दो सब्सटेंस दे दे और पूछे कि बताओ इसमें से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व है, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तब आप इसे कैसे पहचानेंगे। समझ आ रही है बात कि अब हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि अगर आपको कोई दो तत्व दे दिए जाएं और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा रेडियो धर्मी है, तो आप पहचान पाए। दूसरा कि कोई भी सब्सटेंस रेडियो एक्टिव क्यों होता है, ठीक है, कि कोई भी जो आपके पास तत्व है वो रेडियोधर्मी क्यों होता है, कुछ तो कारण रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ते हैं हम। एवरी एलिमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हर एक एलिमेंट के पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है और आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट्स होते हैं। अब कैसे, इसके लिए मैं आपको एक बेसिक टर्म समझाती हूँ। यहाँ आइए, देखो कोई भी एलिमेंट, ठीक है, उसका जो सिंबल होता है, ठीक है, मतलब आप क्या कहेंगे, प्रतीक, क्या कहेंगे,
प्रतीक, उसको हम कैसे लिखते हैं पहले देखिए, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को उसको हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा बात, इधर देखिएगा, ए, एक्स और जेड, ठीक है। ए का मतलब तो है एटॉमिक सिंबल ऑफ द एलिमेंट, और एक्स का मतलब है आपके पास एटॉमिक मास, जिसे आप प्यार से क्या कह देंगे, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। केमिस्ट्री है, जितना प्यार से पढ़ोगे उतना ही प्यार दिखाएगी, ठीक है, उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। एटॉमिक मास क्या आपके पास, परमाणु द्रव्यमान, ये लो जी। उसके बाद आपके पास क्या आता है, ये जो है जेड, जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। बात ध्यान से सुनिए, इसी से रिलेटेड है पूरा का पूरा चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। अगर ये समझ में आ गया तो ही आगे की चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से अगर कोई लिखा हुआ मिल जाए तो ए का मतलब क्या है, सिंबल, ठीक है, और एक्स का मतलब क्या है, एटॉमिक मास, और जेड का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, मतलब क्या, परमाणु संख्या। आप कहोगे हिंदी नहीं लिखी, ये लो हिंदी लो तुम, ठीक है, परमाणु संख्या। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का सिंबल दे रखा है तो उसके पैरों में कौन रहेगी, परमाणु संख्या, और टॉप में कौन रहेगा, परमाणु द्रव्यमान, मतलब आप उसके कहते हैं उसका भार, ठीक है। जैसे मैं आपको कह देती हूं, मैंने आपको कह दिया 14N7, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, 14N7, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N, और इसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास ए से डिनोट करेंगे, कितना है आपके पास, ठीक है। तो कितना है एटॉमिक मास, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, और ये आपके पास है 14, परमाणु द्रव्यमान 14, और जो एटॉमिक नंबर है जेड वो कितना है आपके पास, 7। आपको ये पता चल गया, यहां से समझ में आई बात। ये था फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक्स आएगा और यहां पर आएगा ए, ठीक है। ए होता है एटॉमिक मास, जेड होता है एटॉमिक नंबर, और एक्स होता है सिंबल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में आ गया। अब देखिए मैं आपको पॉइंट्स बनवा रही हूं, यहां देखिएगा, ये चीज ध्यान से नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे एक्स ए जेड, ए का मतलब क्या, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, और आप कहेंगे एटॉमिक मास, यस आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जेड का मतलब क्या, परमाणु संख्या, और आप कहेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिएगा आप नेक्स्ट, परमाणु संख्या, एक्स क्या है, सिंबल, प्रतीक। इसको आपको आपने एक एग्जाम्पल से समझा, और एग्जाम्पल अब की बार हम चेंज कर लेते हैं। ये ले लो आप 12C6, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना, परमाणु संख्या कितनी, 6, ये आपको पता चला। अब दूसरी चीज सुनिएगा, अब आता है आपके पास कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। बात ध्यान से सुनिएगा कि परमाणु संख्या क्या होती है। एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है किसी भी एटम में, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो मैं आपको सिंपल बताती हूं कि जो एटॉमिक नंबर होता है Z, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है क्या, परमाणु संख्या। उसके बाद देखिए आपके पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन किस केस में, न्यूट्रल एटम के केस में वो आयन नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल एटम के केस में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है आपके पास थर्ड पॉइंट की मास नंबर क्या होता है, जिसे मैंने ए कहा था, एटॉमिक मास कहा ना इसे, मास नंबर देखिए ये रहा। तो ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ये कैसे क्या होता है, ये आप परमाणु संरचना वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको डिटेल में देखा होगा आपने, ठीक है। तो अब देखिए A इज इक्वल टू P प्लस N, ये बातें आपको 3 ध्यान रखनी है इस कंप्लीट चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। तो एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। अब एक बात और इसमें ध्यान से सुनिए, एक बात और जोड़ दीजिएगा, क्या कि किसी भी एटम के अंदर होता है, इनसाइड द एटम, ठीक है, एटम के अंदर, परमाणु के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। लेकिन जो आपके पास एटम है उसके बाहर क्या होता है, आउटसाइड एटम के क्या होता है, ठीक है, आउटसाइड एटम के क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो एटम के अंदर पाए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं,
ये बातें आपको ध्यान रखनी है इसको करने के लिए। फिर से रिपीट कर रही हूं कि ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। क्या? किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करेंगे उसका सिंबल होगा XAZ, मतलब किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते वक्त उसका एटॉमिक मास टॉप में, उसका एटॉमिक नंबर नीचे, मतलब उसका परमाणु द्रव्यमान ऊपर, परमाणु संख्या नीचे। उसके बाद क्या कहोगे आप कि जो Z होता है एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, मीन्स क्या? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन की संख्या है वो उसकी परमाणु संख्या होगी। मतलब क्या कि जो परमाणु संख्या है वो सिर्फ प्रोटॉन पर डिपेंड करती है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती, ना ही वो न्यूट्रॉन पर डिपेंड करती। ठीक है, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या रहा है क्या कि किसी भी जितना प्रोटॉन होगा किसी भी एटम में, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन। किस केस में? न्यूट्रल एटम के केस में। ठीक है, जिसपे कोई चार्ज ना हो उस केस में। उसके बाद क्या कहा मैंने आपको कि जो एटॉमिक मास होता है ना वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये होता है। उसके बाद देखिएगा आपके पास कि किसी भी एटम में, एटम के अंदर, मतलब आप ये कह सकते हो कि नाभिक के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आप कहें क्या? इनसाइड द न्यूक्लियस, यहां लिख लो न्यूक्लियस। नाभिक के अंदर पाया जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन भाई साहब। ठीक है, तो आपके पास क्या रखना है? आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है आपके पास इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाइए आपके रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना पे। देखिएगा रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना क्या कहता है। अब आपका यहां आइएगा, देखिए रेडियो एक्टिविटी में क्या कर रहा है? एवरी एलिमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। क्यों बताई ना मैंने आपको ये बात कि हर एक परमाणु में नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। समझ में आई बात? क्या कहा मैंने? हर एक परमाणु में नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड एलिमेंट हैव गिव इट्स आइडेंटिटी कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये बात भी मैंने आपको बता दी कि किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, ठीक है, वो ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, वो ही उसकी परमाणु संख्या होगी। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब क्या होता है रेडियो एक्टिविटी के दौरान? क्या हुआ? मैंने आपको बोला रेडियो एक्टिविटी के दौरान क्या निकल रही थी? रेडिएशन निकल रही थी। क्या निकल रही थी? रेडिएशन। यहां पर आइए, ठीक है, मान लो ये कोई एटम है, इसको ध्यान से देखो, ये जो है ये कोई एटम है और मैंने कह दिया ये है रेडियो एक्टिव एटम, मतलब ये है रेडियोधर्मी परमाणु। समझ में आई बात? क्या है ये? रेडियोधर्मी परमाणु। से गौर से देखिएगा। ठीक है, क्या कहता है? ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी एटम लूज सम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के दौरान क्या होता है? कोई भी एटम रेडियो एक्टिव कब होगा? जब वो अनस्टेबल होगा। क्या होगा? वो अनस्टेबल, मतलब वो स्थायी रूप से जो है वो स्थायी नहीं होगा, अनस्टेबल होगा, तब हम उसे कहेंगे वो रेडियो एक्टिव है। जब रेडियो एक्टिविटी होता है, जब रेडियो एक्टिविटी शो करता है कोई भी एलिमेंट, तब क्या होता है? वो क्या करता है? या तो अपने न्यूट्रॉन को लूज करता है या तो अपने प्रोटॉन को लूज करता है। मतलब जो रेडियो एक्टिविटी है, अगर मैं बात करूं तो बेसिकली वो किससे जुड़ी हुई है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या कहता है? ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी एटम लूज सम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। या तो एटम लूज करेगा न्यूट्रॉन्स को या तो लूज करेगा प्रोटॉन को। ठीक है, फिजिकली चेंजेज इनटू अनदर एलिमेंट, और फिर वो दूसरे एलिमेंट में बदल जाएगा एंड अमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो क्या करेगा? उससे बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलेगी। अब सुनिएगा मेरी बात, क्या कह रही हूं मैं आपको। यहां आइए, देखिए आप इस कॉन्सेप्ट को यहां आकर के समझिए। क्या होता है? कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इधर देखिए क्या कहा मैंने? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलें तो क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलें तो ऐसा एलिमेंट जो क्या होता है? जो अनस्टेबल होता है। क्या होता है? जो अनस्टेबल। ठीक है, अब देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है जी? अनस्टेबल होता है। इसीलिए कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, उसके ऊपर हम लगा देंगे स्टार, इस तरह से करके। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल है। अब देखिए कोई भी एलिमेंट अगर अनस्टेबल है, एलिमेंट को छोड़ो, आप पहले अपना एग्जांपल ले लीजिए कि मान लो हम पढ़ रहे हैं किस लिए? कि जॉब मिल जाए। ठीक है, जॉब मिल जाए तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या? पैसा हो जाएगा पास में। ठीक है, इज्जत हो जाएगी। ठीक है, पैसे के साथ ही इज्जत है, और ऊपर से क्या? घर बन जाए, कुछ भी चीजें, मतलब आपने जो भी अपने एम डिसाइड कर रखे हैं।
लेकिन जब तक हम पढ़ रहे हैं आपके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है कि आपको जॉब लेनी है, मतलब अभी क्या है, हम अनस्टेबल हैं, हमें चाहिए स्टेबिलिटी, तो हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं मतलब क्या, एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो होता है अनस्टेबल, और कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, कोई भी चीज अनस्टेबल नहीं रहना चाहती पूरी नेचर में, हर कोई क्या चाहता है कि हम स्टेबल बने, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल है, ये स्टेबल होने के लिए, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देगा, ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, प्लस क्या होता है, प्लस क्या होता है, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, और ये एक अनस्टेबल से क्या बन जाएगा, स्टेबल न्यूक्लियाई बनने की कोशिश करता है। और जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है तो वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, प्लस में वहां से क्या निकलेंगे, कुछ पार्टिकल रिलीज होंगे, प्लस में वहां से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप जॉब चाहते हो तो आप उसके लिए एफर्ट तो लगाओगे ना कि आप पढ़ोगे, ठीक है, बहुत सारी किताबें भी पढ़ोगे, आप उसके लिए अपना टाइम भी डिवोट करोगे, ठीक है, आप अपनी प्रायोरिटी स्टडी को रख लोगे, आप घूमोगे फिरोगे नहीं, इधर उधर नहीं जाओगे क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना है, एग्जाम है। तो इसी तरह से अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल था और वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना चाहता है तो उस केस में क्या होगा, लाइट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, प्लस क्या होगा, वहां पर कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, और फिर क्या होगा, उसके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, और फिर वो क्या बन जाएगा, स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाएगा, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो देखिएगा आप यहां आइए, ठीक है, क्या कह रहा है, दिस हैपन्स व्हेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सीड्स मच देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस, ठीक है। देखो कोई भी एटम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कब बनेगा, कोई भी न्यूक्लियस को आप रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कब कहेंगे, ऐसा एटम जिसमें न्यूट्रॉन की मात्रा प्रोटॉन से ज्यादा हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पेपर में 2 सब्सटेंस दे दे और पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी है, तो आप उसमें प्रोटॉन देखेंगे, न्यूट्रॉन देखेंगे, जिसमें न्यूट्रॉन का अमाउंट प्रोटॉन से ज्यादा होगा, आप उसे बोलेंगे क्या, कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हो गया। तो दिस प्रोसेस कैन बी रैंडम बट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन। रैंडम नेचुरली भी होती रहती है ये प्रोसेस, और ये ह्यूमन के द्वारा भी करवाए जा सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल रहा नाभिकीय संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो लगाए हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, उसमें वो क्या है, मैन मेड है, वो आर्टिफिशियल सिस्टम है, और उसके अंदर होती क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज होते हैं उसमें, नाभिकीय संयंत्र में रेडियोधर्मी तत्व ही यूज होते हैं। तो वो किसके द्वारा करवाई जाती है, ह्यूमन के द्वारा करवाई जाती है। तो कह रहा है कि ये जो रेडियो एक्टिव फिनोमिना है ये रैंडम भी हो सकता है, और ये ह्यूमंस के द्वारा भी करवाया जा सकता है। और किसके अंदर, ह्यूमंस के द्वारा, मैंने आपको बता दिया, नाभिकीय संयंत्र के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। अब देखिएगा, ये एक एटम है स्टेबल, ठीक है, लेकिन ये एटम है अनस्टेबल, और जो अनस्टेबल कब होगा जी, अनस्टेबल किसी एटम को हम तब कहेंगे जब उसके अंदर जो न्यूट्रॉन की मात्रा है वो प्रोटॉन से ज्यादा हो, ठीक है, और उसको हमने क्या कहा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या कहा उसको हमने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, आई होप आप पहचान लोगे। तो देखिएगा, एक बार फिर से बता रही हूं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप किसको कहेंगे, रेडियोधर्मी तत्व आप किसे कहेंगे। आइए यहां पर, रेडियोधर्मी तत्व ऐसा तत्व होता है जिसमें न्यूट्रॉन की मात्रा प्रोटॉन से ज्यादा हो, और वो क्या हो, वो क्या बन जाता है उस दौरान पे, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, इसके ऊपर हम लगा देते हैं स्टार, ठीक है, इस तरह से करके स्टार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव के बारे में। तो अब अगर आपको कोई 2 सब्सटेंस दे दिया जाए और पूछे कि ये रेडियो एक्टिव है या नहीं, तो आप उसमें प्रोटॉन निकाल लेना, न्यूट्रॉन निकाल लेना, और जिसमें न्यूट्रॉन की मात्रा प्रोटॉन से ज्यादा होगी वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। समझ में आई बात। अब देखिएगा नेक्स्ट, तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ लिया क्या, कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव किसे कहेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी एलिमेंट अगर हमें दे दिया जाए तो वो रेडियो एक्टिव है या नहीं। फिर आपने पढ़ा क्या, कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो एटॉमिक नंबर होता है उसका मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कितने प्रोटॉन हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, किस केस में, उस केस में जब एटम न्यूट्रल होगा, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ ली। अब आइएगा यहाँ, इन सब चीजों का इंप्लीमेंटेशन होगा आगे।
अब देखिए, रेडियो एक्टिव इज सिंपली एलिमेंट लूजिंग डिफरेंट पार्टिकल इन देयर न्यूक्लियस रिलीजिंग एनर्जी एज दे चेंज। देखो कोई भी रेडियो एक्टिव एटम है, यहाँ आइए इस डायग्राम को देखिएगा ध्यान से, कोई भी एटम को हम रेडियो एक्टिव एटम अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है। ध्यान से सुनिए, क्या है वो? अनस्टेबल है, प्लस में उसमें न्यूट्रॉन के जो कंटेंट है, न्यूट्रॉन की जो मात्रा है वो प्रोटॉन से ज्यादा है, ये तो ठीक है। और अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो क्या क्या रिलीज करेगा? वो कुछ पार्टिकल रिलीज करेगा, ठीक है, वो पार्टिकल रिलीज करता है, प्लस में उसमें से क्या निकलती है? लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। देखो ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने? लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव हो क्या रहा है? मैंने बोला क्या कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होता है जिसमें न्यूट्रॉन का अमाउंट प्रोटॉन से ज्यादा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? याद कीजिए, कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, नाभिक में। तो मतलब ये जो सारा फिनोमेना होगा वो कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमिना। रेडियो धर्मिता क्या है? एक नाभिक में होने वाली घटना है। तो यह आप ध्यान रखना, रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। उसके बाद एनी फिजिकल और केमिकल चेंज डू नॉट अल्टर द रेट ऑफ डिके। अब कोई भी रासायनिक परिवर्तन है, कोई भी भौतिक परिवर्तन है, उसका रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाते हैं पेपर में कि रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने? रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, मतलब ये नाभिक से रिलेटेड है, इसका किसी भी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब क्या? रेडियो धर्मिता में ना ही तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो है वो रेट ऑफ डिके पर, रेडियो एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। अब देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है। अब ये था आपके पास सब्सटेंस। अब क्या होता है, ये जो रेडियो एक्टिविटी जो है ये सबसे पहले किसने दी? ये टर्म रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर की गई? याद कीजिए, मैंने आपको बोला रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है बैकरल। क्या बोला मैंने? रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है? बैकरल होती है। अगर रेडियो एक्टिविटी की मैंने यूनिट बैकरल बता दी, इसका मतलब क्या कि रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था किसने? हेनरी बैकरल ने, और उन्हीं के नाम पर इनकी रखी गई क्या? यूनिट। रेडियो एक्टिविटी क्या रखी गई? यूनिट रखी गई। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? हेनरी बैकरल है। और ये कब डिस्कवर हुए थे फिनोमिना? 1896 में, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 आर रेडियो एक्टिव। ये चीज दिमाग में रखना, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी परमाणु संख्या 83 से ज्यादा है उन सबको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका एटॉमिक नंबर 83 से कम है, वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन मेजर केसेस में, ज्यादातर केसेस में ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है वो सबके सब रेडियो एक्टिव ही है, ठीक है। 83 से कम वाले का मैं एक एग्जांपल देती हूं। एक एलिमेंट होता है आपके पास प्रोमिथियम। क्या होता है? प्रोमिथियम। ध्यान से सुनिएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीएम से। इसका एटॉमिक नंबर आपके पास, जो प्रोमिथियम होता है इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 61 होता है, और ये रेडियो एक्टिव है। क्या है? ये रेडियो एक्टिव, इसलिए मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ स्टार। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर वो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होता है जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह पाए जाते हैं। तो जिनका एटॉमिक नंबर 61 है, उस एलिमेंट का नाम है प्रोमिथियम, वो भी रेडियो एक्टिव होता है। समझ आई बात? तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसके बारे में? रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अब जो ऐसे एलिमेंट्स बता रही हूँ जो पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि ये बताइए रेडियो एक्टिव है या नहीं, जो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, उन एलिमेंट्स के आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। मीन्स द एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर, वन इज द यूरेनियम, यूरेनियम का सिंबल होगा यू। थोरियम, थोरियम का सिंबल होगा TH। मैं सिंबल क्यों बता रही हूँ? क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं आपको पूरा नाम दिया जाए, आपको सिंबल भी दिया मिल सकता है। यूरेनियम, थोरियम। रेडियम, रेडियम का मतलब क्या? RA, ठीक है। और पोलोनियम का मतलब क्या? PO। तो ये चार जो हैं ये ज्यादातर क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है किसके? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, रेडियोधर्मी तत्व के। कौन कौन से? यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, पोलोनियम और रेडियम। द्वारा बोलेंगे क्या? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये चीजें हो गई आपके पास। तो अब देखिए यहां से आपको कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी है। पहली तो आपको ये कि जब भी रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि रेडियो एक्टिविटी पर फिजिकल और केमिकल चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होता। और थर्ड क्या? रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया हेनरी बैकरल ने 1896 में, और इसीलिए इसकी यूनिट होती है क्या? बैकरल,
ठीक है। और ऑल द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83, सारे के सारे ऐसे तत्व, ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या 83 से ज्यादा है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोला, एग्जाम्पल क्या क्या, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बात बताई कि एक एलिमेंट ऐसा जिसकी परमाणु संख्या है 61 और वो उसका नाम है प्रोमिथियम, वो भी रेडियो एक्टिव होता है। तो ये था ऑल अबाउट द रेडियो एक्टिविटी कि किसने डिस्कवर किया, किस एलिमेंट को आप कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अगर इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे का सब समझ में आ जाएगा और आप बहुत ईजिली क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पार्टिकल